हम में से कोई भी अपने पैसे ज़ाया नहीं करना चाहता, और जब बात आती है पीसी बिल्ड करने की, हम सबके सब चले जाते हैं यूट्यूब पे और अपने बजट के हिसाब से वहाँ पे सर्च करने लगते हैं कि कौन कौन से पीसी बिल्ड अवेलेबल हैं इस प्राइस रेंज के ऊपर। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि हमको हर एक वीडियो देखना पड़ जाता है और उसकी वजह से हमारा बहुत सारा जो टाइम है वो ज़ाया हो जाता है। लेकिन कैसा रहेगा अगर मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो सारी वीडियोस फिर से नहीं देखने पड़ेंगे अगर आप कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो। अगर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए इस वीडियो को। अब देखिए, आपका बजट कोई भी हो, आपको सबसे पहले जो कंपोनेंट अपने दिमाग में रखना है वो या तो होगा आपका प्रोसेसर या फिर होगा आपका ग्राफिक्स कार्ड। अभी कैसे पता चलेगा आपको, ये डिपेंड करता है आपके वर्क फ्लो पे कि आपका वर्क फ्लो किस टाइप का है। उसके हिसाब से आपको प्रोसेसर या आपका ग्राफिक्स कार्ड पहली प्रायोरिटी बनेगी आपकी। तो कुछ कैटेगरीज मैंने डिवाइड करी हैं, आप इन कैटेगरी को देखिए और जिसमें आप लाइक करते हैं उसके हिसाब से इस वीडियो को देखते रहिए पूरे एंड तक। तो कैटेगरी नंबर 1, आपका जो काम है वो बहुत ही नॉर्मल है। आप यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, आप अपना थोड़ा काम कर लेते हैं, आप वेब सर्फिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं या फिर वीडियो कॉल्स करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं। अगर ऐसे आपके काम है जो बहुत ही नॉर्मल हैं तो आपको सबसे पहले सोचना चाहिए एक प्रोसेसर। और इन कामों में आपको एक ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत भी नहीं है, आपको एक ऐसा प्रोसेसर लेना है जिसके अंदर आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाएं। तो कैटेगरी नंबर 2 ये है जिसमें आपका मेन काम है वीडियो गेम्स खेलना या वीडियो एडिटिंग करना या फिर एडोबी की सॉफ्टवेयर चलाना जैसे फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, एनिमेट, या फिर आप एक गेम डेवलपर हैं। अगर आपको ये सारे काम करने हैं तो फिर आपको अपनी पहली जो प्रायोरिटी देनी चाहिए वो आपके ग्राफिक्स कार्ड को देनी चाहिए। अब आ जाते हैं कैटेगरी नंबर 3 पर। कैटेगरी नंबर 3 है इन दोनों का ही एक बैलेंस, मतलब कि आपको थोड़ा बहुत अपना नॉर्मल वर्क फ्लो भी करना है और थोड़ी बहुत आपको गेम भी करनी है। तो इस केस में आपको फिर भी अपने ग्राफिक्स कार्ड पे ही ध्यान देना चाहिए। तो गाइस, अगर आपको ये कैटेगरी समझ आ गई हैं तो आगे बढ़ते रहिए, नहीं तो एक बार फिर से आप पीछे करके देख सकते हैं। सो गाइस, अगर आपका एक नॉर्मल वर्क है यानी कि आप कैटेगरी 1 से बिलोंग करते हैं, आपको एक ऐसा प्रोसेसर लेना है जिसके अंदर आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल सके। करंटली मार्केट में सिर्फ 2 ही ब्रांड है जो आपको प्रोसेसर प्रोवाइड करवाती हैं, जो कि है इंटेल और AMD। इंटेल की साइड से अगर मैं आपको बताऊं, जो प्रोसेसर मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा वो होंगे i3-90-100, i3-10-100, और अगर आपके पास थोड़े ज़्यादा पैसे हैं तो आप ले सकते हैं i5-9400 या फिर i5-10400। यही प्रोसेसर हैं जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा अगर आप कैटेगरी 1 से बिलोंग करते हैं तो। लेकिन हाँ, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं इतने तो आप i3-8100 तक जा सकते हैं। उसके नीचे मैं रेकमेंड करूंगा कि आप प्लीज़ ना जाएं, और ऊपर जाना चाहते हैं तो आप i5-10400 तक जा सकते हैं। उससे ऊपर मैं आपको अभी रेकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा जिसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इन चारों प्रोसेसर्स के F वेरिएंट्स भी आते हैं। F वेरिएंट्स में क्या होता है कि उनमें और इनमें कोई भी फ़र्क नहीं होता, बिल्कुल सेम होते हैं। बस ये है कि नॉन F वेरिएंट्स में आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाती हैं, जिसकी वजह से ये थोड़े महंगे होते हैं F वेरिएंट से। तो कोई रिटेलर अगर आपको F वेरिएंट वाला प्रोसेसर दे रहा हो तो अब मत लीजिएगा अगर आपके पास कोई ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, नहीं तो आप अपने पीसी को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम AMD की साइड से बात करें तो AMD की साइड से बहुत आसान है। जिन AMD के प्रोसेसर्स के पीछे G आता है सिर्फ वही प्रोसेसर होते हैं जिनके अंदर आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाती हैं। अब जो प्रोसेसर्स मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ वो होंगे AMD Ryzen 3 2200G, AMD Ryzen 3 3200G, AMD Ryzen 5 2400G और AMD Ryzen 5 3400G। आपके जो डेली बेसिक काम है ये सारे प्रोसेसर्स बहुत अच्छे से करवा देंगे आपको। तो गाइस, अगर आप कैटेगरी 2 से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको एक ग्राफिक कार्ड को प्रायोरिटी देनी चाहिए सबसे पहले। अभी फिलहाल जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी सिर्फ 2 ही ऐसी कंपनियां हैं जो आपको ग्राफिक कार्ड्स प्रोवाइड करवाती हैं, जो कि है AMD और NVIDIA। अगर आप फ्यूचर में कभी इस वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है इंटेल के ग्राफिक्स कार्ड भी अवेलेबल हो जाएं, तो आप उनके वीडियो देख लीजिएगा और उसके हिसाब से आप खरीद लीजिएगा अगर आपको सही लगते हैं तो। फिलहाल तो AMD और NVIDIA ही अवेलेबल है। अगर मैं AMD की बात करूँ तो मैं आपको सिर्फ एक ही ग्राफिक कार्ड है जो उसकी तरफ से रेकमेंड करना चाहूँगा, जो कि है RX 570। वो भी अगर आप उसको सेकंड हैंड खरीदना चाहते हैं तो उसको न्यू बिल्कुल भी बाय मत करिएगा, मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा, क्योंकि उसका जो डिफ़ॉल्ट प्राइस है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके प्राइस पे आपको GTX 1650 सुपर मिल जाता है जो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दे देता है आपको। और वहीं NVIDIA की तरफ से बहुत सारे ग्राफिक कार्ड हैं जो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं। मैं ये कहूँगा कम से कम आप एक GTX 1650 सुपर की तरफ जाएं अगर आप कैटेगरी 2 से बिलोंग करते हैं, और हाईएस्ट आपकी मर्जी है, आपको जितना ज़्यादा हाईली वर्कलोड है उसके हिसाब से आप ग्राफिक कार्ड ले सकते हैं।
अगर आप गेमिंग 1080p पे करते हैं और बाकी सारा इलस्ट्रेटर फोटोशॉप का काम करते हैं तो 1650 सुपर में आपका काम बहुत आराम से हो जाएगा। वहीं अगर आप 2K गेमिंग करते हैं यानी कि आपका जो रेजोल्यूशन है वो 2560x1440 है, तो फिर आप एक RTX 3060 तक जा सकते हैं। तो अब आ जाते हैं कैटेगरी 3 पे, यानी कि आप थोड़ा सा प्रोडक्टिव वर्क भी करते हैं और आप थोड़ी सी गेमिंग भी करते हैं। तो इसके हिसाब से आपको मैं फिर से वही सजेस्ट करूंगा, RX 570 AMD की तरफ से अगर आप लेना चाहते हैं तो वही 6500 से 8000 के बीच में कहीं आ जाता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप सेकंड हैंड कोई ग्राफिक कार्ड ले रहे हैं, वो आपको कितने भी प्राइस में दे रहा हो, आप हमेशा उसके थर्मल्स चेक कर लें कि वो आपको कितनी परफॉर्मेंस दे रहा है। और थर्मल्स कैसे चेक करने हैं इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, मैं ऊपर आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा। वहीं अगर हम एनवीडिया की ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो आप GTX 1650 सुपर तक जा सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप 1080p से ऊपर की गेमिंग तो नहीं करने वाले। अगर आपके पास उतना बजट नहीं है तो आप GTX 1650 तक जा सकते हो, नहीं तो अगर आपको यूज्ड ग्राफिक कार्ड लेने हैं तो आप 1050 Ti तक जा सकते हैं। अगर आपका और भी बजट कम है तो आप GTX 750 Ti कम से कम लें, मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगा। लेकिन हाँ, ये दोनों आप सेकंड हैंड खरीदिएगा, न्यू मत खरीदिएगा। अगर न्यू लेना चाहते हैं तो कम से कम एक GTX 1650 ज़रूर खरीदिएगा। तो गाइस अब बात करते हैं कि अगर आप कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 से बिलोंग करते हैं तो आपको कौन से प्रोसेसर्स पेयर करने चाहिए अपने ग्राफिक कार्ड्स के साथ। तो चलिए मानिए आप कैटेगरी 2 से बिलोंग करते हैं, तो फिर मैं हाईली सजेस्ट करूंगा आपको कि आप एक Ryzen 5 3600 के साथ जाएं। वो नंबर 1 पे है प्रोसेसर की लिस्ट में Amazon पे, तो मैं कहूँगा कि आप ये लें। अगर आप ये ना ले सके तो आप एक Ryzen 5 3500 ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको जो काम है वो बहुत ज़्यादा गेमिंग से रिलेटेड है और आपको बजट में रह के एक प्रोसेसर लेना है तो आप Ryzen 3 3300X के साथ जा सकते हैं, जो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है आपको बजट में रहते हुए। वहीं अगर मैं इंटेल के प्रोसेसर्स की बात करूं तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप i5 10400F के पास जा सकते हैं अगर आपको बजट में सारा काम करना है। तो AMD की साइड में आपको बताऊं तो AMD की जो प्रोसेसर हैं वो बहुत ज़्यादा गेमिंग ओरिएंटेड नहीं होते, लेकिन प्रोडक्टिविटी में बहुत बेहतरीन होते हैं इंटेल से। AMD आपको मोस्ट पावर एफिशिएंट मिल जाते हैं और आपको बेहतरीन प्रोडक्टिविटी टास्क करवाने में हेल्प करते हैं इंटेल के मुकाबले। अब बारी आती है कि आप कौन सा मदरबोर्ड चूज़ करेंगे। अब देखिए, आपको कौन सा मदरबोर्ड लेना है वो पूरा डिपेंड करता है कि या आपने AMD का प्रोसेसर लिया है या फिर इंटेल का प्रोसेसर लिया है, क्योंकि इंटेल के प्रोसेसर्स के लिए अलग मदरबोर्ड्स हैं और AMD के प्रोसेसर्स के लिए अलग मदरबोर्ड्स हैं। अब मानिए अगर आपने AMD का प्रोसेसर चूज़ करा है और आप कैटेगरी 1 से बिलोंग करते हैं तो मैं हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप एक A320 या A520 मदरबोर्ड के साथ तक जा सकते हैं। उससे ऊपर के मदरबोर्ड की आपको इतनी ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप कैटेगरी 2 से बिलोंग करते हैं तो मैं हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप B550 से लेके X570 के मदरबोर्ड तक जा सकते हैं। और अगर आप कैटेगरी 3 से बिलोंग करते हैं तो आप A320 मदरबोर्ड्स या फिर B450 मदरबोर्ड्स तक जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर आपने इंटेल का प्रोसेसर चूज़ करा है और आप कैटेगरी 1 से बिलोंग करते हैं तो आप H410 चिपसेट वाले मदरबोर्ड के साथ जा सकते हैं। तो वैसे अगर आप सेकेंड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आप B460 चिपसेट वाले मदरबोर्ड के साथ जा सकते हैं। अगर आप थर्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आप B460 वाले मदरबोर्ड के साथ जा सकते हैं या फिर आप H410 मदरबोर्ड भी ले सकते हैं अगर आपका टाइट बजट है तो। लेकिन गाइस एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता सकता हूं कि आपको कौन सा मदरबोर्ड लेना चाहिए अपने प्रोसेसर के हिसाब से। मानिए अगर आपके पास AMD का प्रोसेसर है तो ये देखिए कि आपका वो जो प्रोसेसर है वो कौन सी जनरेशन से बिलोंग करता है। जैसे कि अगर आपका पास है Ryzen 5 2600 तो यानी कि वो सेकंड जनरेशन प्रोसेसर है। अगर आपके पास है जैसे Ryzen 3 3100 तो वो थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर है। या मानिए अगर आपके पास Ryzen 5 3400 GB है तो भी वो एक थर्ड जनरेशन का ही प्रोसेसर है। तो आप ऐसे लिख के सर्च मारिए AMD's थर्ड जेन मदरबोर्ड्स, तो आपके पास वो मदरबोर्ड आ जाएंगे जो थर्ड जनरेशन को सपोर्ट करते हैं। और सेम इंटेल के केस में है, मानिए अगर आपके पास i380-100F है या i390-100F है तो यानी कि i380-100F 8 जनरेशन को बिलोंग करता है और i390-100F 9th जनरेशन को बिलोंग करता है। तो आप ऐसे सर्च मार सकते हैं इंटेल्स 9th जनरेशन मदरबोर्ड या फिर इंटेल्स 8th जनरेशन मदरबोर्ड। इससे आपको वो मदरबोर्ड दिख जाएंगे जो कि 8th जनरेशन या 9th जनरेशन को सपोर्ट करते हैं। तो गाइज एक पीसी बिल्ड की मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जब आपने चूज़ कर ली हैं तो अब टाइम आया है कि आपको कितनी रैम लेनी चाहिए। अब अगर आप कैटेगरी 1 से बिलोंग करते हैं तो 4 GB से 8 GB तक की रैम मोर देन इनफ होने वाली है आपके लिए। अगर कैटेगरी 2 से बिलोंग करते हैं 16 GB मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा, इससे नीचे प्लीज़ मत जाइएगा। 32 GB तक आप जा सकते हैं। अगर कैटेगरी 3 से बिलोंग करते हैं आप तो आप मिनिमम टू मिनिमम 8 GB रैम लीजिए ही लीजिए और 16 GB तक जा सकते हैं अगर आपका बजट कहता है तो। इससे ज़्यादा और रैम के बारे में मेरे पास कुछ भी नहीं है बताने को। अब बात आती है स्टोरेज। अब देखिए गाइस, स्टोरेज एक ऐसी चीज़ है
जो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि क्यों ना आपको थोड़ा बता दूँ, क्योंकि गाइज बहुत सारे लोगों को SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में नहीं पता है, जो कि एक बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही क्रूशियल हार्डवेयर कंपोनेंट हो सकता है आपके लिए। अब मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बताता हूँ एक SSD और एक हार्ड डिस्क में। अब देखिए गाइस, SSD जो होती हैं ये बहुत जल्दी खराब नहीं होती हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। तो अगर आपका जो डेटा अगर हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर है तो बहुत ही बड़ा चांस है कि आपकी हार्ड डिस्क खराब हो सकती है और आपका शायद सारा डेटा लूज हो जाए। तो इसलिए एक ऐप आती है जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे, इससे आप पता कर सकते हैं कि आपकी SSD या फिर हार्ड डिस्क की जो कंडीशन है वो गुड है, बैड है, क्रिटिकल है। अब गाइस SSD जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा स्नैपनेस ला देती हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, अगर आप अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम SSD में इंस्टॉल करते हो, और इसीलिए SSD बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं इन कंपैरिजन टू हार्ड डिस्क। अब बहुत ही ऊपर से समझ लिए SSD के बारे में, क्योंकि SSD भी 3 टाइप की हैं। एक होती है SATA SSD जो हार्ड डिस्क की तरह होती हैं लेकिन छोटी होती हैं। एक होती है M.2 SSD जो कि SATA SSD की जितनी ही स्पीड देती हैं, बस क्या है कि वो एक बहुत ही छोटी सी चिप होती है, इसकी वजह से आपको कोई भी वायर्स लगाने का झमेला हट जाता है, इसलिए वो थोड़ी सी महंगी मिलती है आपको SATA SSD से। और एक होती है M.2 NVMe SSD। M.2 SSD और NVMe SSD दोनों बहुत हद तक सेम ही हैं, बस क्या है कि उनका जो कटआउट्स हैं उनमें ही बस थोड़ा डिफरेंस है। M.2 NVMe SSD बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं इन कंपैरिजन टू M.2 SSD और बहुत ही बेहतरीन कर देती हैं आपके यूज़र एक्सपीरियंस को, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होती हैं। अब देखिए, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है कि आपको क्या क्या स्टोरेज की शायद ज़रूरत पड़ सकती है, मैं एक एवरेज के तौर से मान के चल रहा हूँ। तो गाइस, अगर आप कैटेगरी 1 से बिलोंग करते हैं तो आपको 240 GB की SATA SSD लगानी चाहिए अपने कंप्यूटर सिस्टम में। अगर स्पेस की कमी पड़ सकती है तो आप एक हार्ड डिस्क ले सकते हैं 320 GB की या 500 GB की एज योर रिक्वायरमेंट्स। अगर आप कैटेगरी 2 से बिलोंग करते हैं तो मैं हाईली सजेस्ट करूँगा कि हार्ड डिस्क आप ले ही मत। आप अपने मेन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक 500 GB की M.2 NVMe SSD ले सकते हैं या 240 GB की M.2 NVMe ले सकते हैं, अगर आपके पास NVMe का उतना बजट नहीं है तो। और बाकी आपके काम के लिए एक 1 TB की SATA SSD मस्त से मस्त ही लीजिए आप, या फिर एक M.2 SSD लीजिए अगर आपके मदरबोर्ड में M.2 के 2 स्लॉट हैं तो। अब अगर आप कैटेगरी 3 से बिलोंग करते हैं तो मैं कहूँगा कि आप 240 GB की SATA SSD और 1 TB की हार्ड डिस्क ले सकते हैं। तो गाइस, एक आखिरी चीज़ आ जाती है जो कि है PSU, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। गाइस, सच में बहुत ही आसान है, PSU के बारे में तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको एक साइट दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, कि इस साइट के पास आप अपने जो भी कंपोनेंट है वहाँ पे आप लिस्ट आउट कर दीजिए, और वहाँ पे आपको देखिए टॉप राइट कॉर्नर पे आपको दिख जाएगा कि कितनी एस्टिमेटेड पावर यूसेज इन सारे कंपोनेंट के लिए चाहिए। लेकिन गाइस, वहाँ पे आपको जितनी एस्टिमेटेड वॉट्स दिख रही हैं उससे आप थोड़ी सी ज़्यादा ही लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको 420 वॉट्स दिख रहा है एस्टिमेटेड पावर सप्लाई यूसेज, तो फिर आप एक 450 वॉट्स की पावर सप्लाई लीजिएगा। लेकिन फिर भी अगर आप मेरे से पूछेंगे तो अगर आप कैटेगरी 1 से बिलोंग करते हैं तो 450 वॉट्स तक की पावर सप्लाई इनफ होगी आपके लिए। कैटेगरी 2 से बिलोंग करते हैं तो अगर आपका जो गेमिंग सेटअप है वो 1080p लेवल तक का है तो 550 वॉट्स तक जा सकते हैं। अगर आपका जो गेमिंग सेटअप है 1440 पिक्सल के लिए है तो फिर आप 650 वॉट्स तक जा सकते हैं। लेकिन वही बात है कि आपने जितने ज़्यादा हाई कंपोनेंट लगा रखे होंगे उतने ज़्यादा वॉट्स की पावर सप्लाई आपको चाहिए होगी। और अगर आप कैटेगरी 3 से बिलोंग करते हैं तो 450 से 550 वॉट्स इनफ है आपके सेटअप के लिए। पावर सप्लाई की ब्रांड्स की बात करें तो कॉर्सर और डीपकूल अच्छी ब्रांड्स हैं, इन दोनों में से किसी भी पावर सप्लाई के पास आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ही टाइट बजट पे हैं तो आप एनटेक की पावर सप्लाई दे सकते हैं, वो भी ठीक ठाक होती हैं और बहुत ही सस्ती होती हैं। अब आपने सारे कंपोनेंट तो खरीद लिए हैं, लेकिन इन सबको एक जगह में रखने के लिए आपको खरीदना पड़ेगा एक पीसी केस या फिर कैबिनेट। तो गाइस, पीसी केस एक ऐसा टॉपिक है ना जिसके ऊपर मैं एक पूरा वीडियो बना सकता हूँ कि आपको कौन सी ब्रांड्स का लेना चाहिए और आप कौन सी कैटेगरी के हिसाब से आपको कौन कौन से केसेस लेने चाहिए, कौन से केस आपको नहीं लेने चाहिए। अभी बहुत ही वीडियो मेरा बड़ा बन गया है, इसकी वजह से मैं आपको बस एंटी स्पोर्ट्स की कैबिनेट आपको बता रहा हूँ। अगर आप कैटेगरी 1 से बिलोंग करते हैं तो एंटी स्पोर्ट्स की आइस 100 TG के साथ आप जा सकते हैं, क्योंकि बैक में आपको एक एग्जॉस्ट फैन मिल जाता है तो उससे आपका जो काम है वो चल जाएगा। अगर कैटेगरी 2 से बिलोंग करते हैं तो एंटी स्पोर्ट्स की 511 MT से नीचे मत जाइएगा, वो बहुत ही अच्छी कैबिनेट है। 3 ARGB फैन मिलते हैं आपको फ्रंट में और एक रेयर फैन मिलता है जो भी RGB ही है। अगर कैटेगरी 3 से बिलोंग करते हैं तो आप एंटी स्पोर्ट्स की 200 TG से लेके 511 MT तक जा सकते हैं। IS 200 TG के अंदर भी आपको एक एग्जॉस्ट फैन मिल जाता है, लेकिन वो RGB है और आपको आगे भी एक X पैटर्न में RGB मिल जाती है। और 511 MT के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, बहुत ही कमाल का केस है, उससे ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं है थर्ड कैटेगरी में।
तो गाइज़ इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको दे सकता था। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में मैं और कुछ बताऊं आपको, तो मैं इसके ऊपर पार्ट 2 भी बना सकता हूं। मेक श्योर अगर आप कमेंट करें तो मैं ज़रूर इसके ऊपर एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा। और गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और यार बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना, ताकि कॉमेंट में आई फर्स्ट आप ही सबसे पहले लिखें। ठीक है, इसमें मिलता हूँ फिर आपसे एक अगले वीडियो में।